हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी और विश्व इतिहास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूंगी। इसी की कंटिन्यूशन में हम जर्मनी के एकीकरण भाग 1 के वीडियो में कुछ जर्मनी के पृष्ठभूमि और उसकी बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, किस तरह से एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और कौन कौन से चरण इस जर्मनी के एकीकरण में पूर्ण हुए। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो नेपोलियन के उदय से पूर्व जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विभाजित था और ये सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत माने जाते थे। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने इस पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में एकता की भावना उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वियना कांग्रेस ने 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बनाया। ऑस्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अध्यक्ष बना। वस्तुतः 1815 से 1850 तक जर्मनी में ऑस्ट्रिया की ही प्रधानता रही। 1815 से 1862 तक जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होती गई। अतः इस अवधि में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की ओर अत्यंत ही मंद गति से बढ़ा। 1862 में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना, जिसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़ा और उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण में पृष्ठभूमि के पश्चात हम बात करेंगे बिस्मार्क के पूर्व एकीकरण की क्या गति रही। तो बिस्मार्क के पूर्व जर्मनी के एकीकरण की मंद गति रही। फ्रांस की क्रांति फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा फैल रही थी, किंतु उसकी गति अत्यंत ही मंद थी। इसके कई कारण बताए जाते हैं। जैसे पहला हम देख लें मानसिक थकान। तो नेपोलियन के युद्धों के कारण जर्मनी की जनता सैनिक शांति स्थापना की इच्छुक थी, क्योंकि दीर्घकालीन युद्धों के कारण सैनिक और जनता न केवल शारीरिक थकान ही महसूस कर रहे थे, बल्कि मानसिक थकान भी अनुभव कर रही थी। मानसिक थकान को दूर करने के लिए वे विश्राम चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा तीव्र गति से विकसित नहीं हो सकी। फिर हम बात करें तो दूसरा कारण समझ में आता है सुधारवादियों से मतभेद। जर्मनी में जो भी सुधारवादी थे उनमें मतैक्य का अभाव था। वे जर्मनी में सुधारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे, किंतु अपने कार्यक्रम के संबंध में वे एक मत नहीं थे। कुछ सुधारवादी दल ऑस्ट्रिया के परंपरागत गौरव की अवहेलना करना नहीं चाहते थे और कुछ प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी की शक्ति को संगठित करना चाहते थे। फिर हम बात करें प्रतिक्रियावादी शासन की, तो वियना कांग्रेस के निर्णय द्वारा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया गया। अतः मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, नवीन विचारधारा को कुचलने का निश्चय कर लिया और उसने जर्मनी को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए घोर प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन किया। तत्पश्चात हम बात करें ऑस्ट्रिया और प्रशा के द्वेष की, तो ऑस्ट्रिया और प्रशा में पारस्परिक द्वेष भी था और इन दोनों में पारस्परिक द्वेष इस बात को लेकर था कि जर्मनी का नेतृत्व किसके हाथों में रहे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जा सके, क्योंकि उसे भय था कि यदि जर्मनी राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर एक हो गया तो यह महामारी ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में भी फैल जाएगी। इसलिए मेटरनिक चाहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर रखा जाए कि वहाँ उदारवाद की विचारधारा उत्पन्न न हो, और यह तभी संभव था जबकि जर्मनी के राज्यों को विभाजित रखा जाए। अतः मेटरनिक का यही प्रयत्न रहा कि जर्मनी के विभिन्न राज्य विभाजित रहे। इसके विपरीत प्रशा चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर जर्मनी को संगठित किया जाए और इस संगठित जर्मनी का नेतृत्व प्रशा करे।
अब हम बात करें एकीकरण की विचारधारा के प्रसार के क्या कारण थे, तो कई कारणों से जर्मनी के एकीकरण की गति धीमी रही, किंतु इस काम में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास भी हो गया जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीयता और एकीकरण की विचारधारा के प्रसार में निम्नलिखित तत्व प्रमुख रूप से सहायक रहे। पहला, बौद्धिक जागृति। तो जर्मनी के साहित्यकारों और लेखकों ने जर्मन राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। जर्मनी के कवियों, दार्शनिकों तथा इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डालकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गति प्रदान की। फिर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की, तो 1834 ईस्वी में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जाल्वरिन नामक एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई। यह आर्थिक संघ भी प्रशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। इस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्यों ने यह निश्चय किया कि संघ के सदस्य राज्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे तथा एक दूसरे के माल पर चुंगी कर नहीं लेंगे। 1850 ईस्वी तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस आर्थिक संघ में सम्मिलित हो गए और जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में जाल्वरिन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक दृष्टिकोण से जर्मनी एक हो गया। अब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में आने जाने लगे तथा देशभक्तों के विचारों का आदान प्रदान होने से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। फिर हम बात करें 1848 की क्रांति का प्रभाव इसके लिए उत्तरदायी था। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का तथा वियना से मेटरनिख के पलायन की सूचना प्राप्त होते ही जर्मनी की विभिन्न रियासतों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा इन राज्यों में राष्ट्रीयता की समर्थकों ने निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। प्रारंभ में विद्रोहियों को सफलता मिली। अधिकांश जर्मन राज्यों में वैध राज्य सत्ता स्थापित हो गई तथा उदार मंत्रिमंडलों की नियुक्ति हुई। वैधानिक शासन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त हुई और प्रशा में विद्रोह का स्वरूप अधिक उग्र था और प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को भी उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा, किंतु कुछ समय बाद फ्रेडरिक विलियम ने पुनः निरंकुशता की नीति अपनाई। 1848 के आरंभ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मनी का एक संघ बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हुआ। इस संसद में जर्मनी के राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए तथा जर्मन संघ का संविधान तैयार करने लगे। फिर हम बात करें जर्मनी में औद्योगिक विकास की, तो 1834 ईस्वी में जाल्वरिन की स्थापना से जर्मनी के व्यापार और उद्योगों के विकास का मार्ग खुल गया। 1850 से 1860 के मध्य जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। इस प्रकार 1860 तक आते आते जर्मनी को स्वाधीन कर उसे एकता के सूत्र में बांधने के प्रयासों ने जोर पकड़ लिया, किंतु प्रशा के सम्राट एवं मंत्री इतने साहसी नहीं थे कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़े हो सकें। 1861 में परिस्थितियां बदल गई। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई तथा उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना। विलियम प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में भी हो सकता है। 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। इसके बाद एकीकरण की प्रगति में तीव्रता आ गई।